हेलो स्टूडेंट। आज जो है प्रीवियस 42 ईयर आईआईटी जेई एटॉमिक स्ट्रक्चर का सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 10 से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। पिछले लेक्चर में क्वेश्चन 9 तक डिस्कस कर चुके थे। तो क्वेश्चन 10 है, विच इलेक्ट्रॉनिक लेवल वुड अलाउ द हाइड्रोजन एटम टू एब्जॉर्ब ए फोटोन बट नॉट टू इमिट ए फोटोन। ऑप्शन में दिया हुआ है 3s 2p 2s 1s। तो फोटोन जब एब्जॉर्ब करता है इलेक्ट्रॉन, तो फोटोन एब्जॉर्ब करके लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाता है, लेकिन जब फोटोन इमिट करता है तो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जाता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन पहले से ही सबसे लोवेस्ट इलेक्ट्रॉनिक लेवल में हो तो फर्दर ये लोवेस्ट में नहीं जा सकता, क्योंकि ऑलरेडी ये लोवेस्ट इलेक्ट्रॉनिक लेवल में है। तो ये फोटोन इमिट नहीं करेगा, जब भी होगा तो फोटोन एब्जॉर्ब करके हायर ऑर्बिट में जाएगा लोवेस्ट में होने के कारण। तो इन सभी में लोवेस्ट आपका 1s है, मतलब इलेक्ट्रॉन अगर 1s में है तो ये फोटोन एब्जॉर्ब करके हायर ऑर्बिट में जा सकता है, हायर ऑर्बिटल में जा सकता है, लेकिन ये फोटोन इमिट करके इससे लोवेस्ट इलेक्ट्रॉनिक लेवल में जंप नहीं करेगा, क्योंकि इससे लोवेस्ट इलेक्ट्रॉनिक लेवल होता ही नहीं है। सबसे लोवेस्ट आपका 1s ही होता है। तो 1s इलेक्ट्रॉनिक लेवल हाइड्रोजन एटम का जो है ये सिर्फ फोटोन को एब्जॉर्ब कर सकता है, इमिट नहीं कर सकता है। तो आंसर डी होगा। बाकी सब में एब्जॉर्ब भी हो सकता है, इमिट भी हो सकता है, 2s 2p 3s ये सभी में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोर मॉडल कैन एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम ओनली। ऑप्शन ए गलत है, क्योंकि सिर्फ हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम भी बोर मॉडल के द्वारा एक्सप्लेन नहीं होता। कोई भी एटम या आयन जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे बोर मॉडल एप्लीकेबल होता है। जैसे हीलियम प्लस Li2 प्लस, किसी भी आयन में अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो उस केस में उस एटम का स्पेक्ट्रम बोर मॉडल के द्वारा एक्सप्लेन हो जाता है। ऑप्शन बी, स्पेक्ट्रम ऑफ एन एटम और आयन कंटेनिंग वन इलेक्ट्रॉन ओनली। तो हाँ, ये सही है। किसी भी एटम या आयन जिसमें कि सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन हो, तो उस एटम या आयन का स्पेक्ट्रम आप बोर मॉडल से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो ये H2 गैस के बारे में बोल रहा है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन हो गया, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए बोर मॉडल एप्लीकेबल है। सोलर स्पेक्ट्रम, तो सन के द्वारा जो रेडिएशन इमिट होता है उन सारे रेडिएशन वाले वेवलेंथ का कलेक्शन सोलर स्पेक्ट्रम कहलाएगा। तो ये जो है पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कवर कर लेता है। जितना भी आपका रेडिएशन होता है सारा का सारा सन से इमिट होता है, गामा रे, कॉस्मिक रे, अल्ट्रा वायलेट रे, तो ये सभी तो सोलर स्पेक्ट्रम में ही आएगा। तो सोलर स्पेक्ट्रम को बोर मॉडल से थोड़ी ना एक्सप्लेन करते हैं, तो ये भी नहीं होगा। ऐसे भी सिंगल ऑप्शन करेक्ट टाइप है, एक हो गया तो ये सब तो नहीं ही होना था। नेक्स्ट, द रेडियस ऑफ एन एटॉमिक न्यूक्लियस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। तो इस केस में आपको ध्यान होना चाहिए, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जो होता है ये 10⁻⁻15 मीटर होता है, या फिर ये लगभग 10⁻⁻13 सेंटीमीटर होता है। तो 10⁻⁻15 सेंटीमीटर और 10⁻⁻13 सेंटीमीटर, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर मीटर में रहेगा तब 10⁻⁻15 मीटर होगा, सेंटीमीटर में 10⁻⁻13 सेंटीमीटर होगा। तो आंसर होगा बी। और रेडियस ऑफ एटम, एटॉमिक न्यूक्लियस नहीं, ये तो न्यूक्लियस का रेडियस होता है, और एटम का रेडियस जो है ये लगभग 10⁻⁻8 सेंटीमीटर या फिर 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो यहाँ पे भी कंफ्यूज नहीं होना है। 10⁻⁻8 और 10⁻�10 में -8 सेंटीमीटर जो है एटम का रेडियस होता है, ना कि एटॉमिक न्यूक्लियस का। इसके बाद 13th क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विथ मैक्सिमम वेवलेंथ इज। तो इन सभी में आपको बताना है कि मैक्सिमम वेवलेंथ किसका होता है। तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ का ऑर्डर पता होना चाहिए, या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी का ऑर्डर पता होना चाहिए। हम जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी याद कर चुके हैं। सबसे ज्यादा एनर्जी होता है कॉस्मिक रे का, उसके बाद गामा रे, उसके बाद एक्स रे, उसके बाद अल्ट्रा वायलेट, उसके बाद विबजियोर। तो विबजियोर उल्टा लिखाता है, वायलेट के केस में एनर्जी ज्यादा होता है और रेड का एनर्जी कम होता है। विबजियोर से कम एनर्जी होता है इंफ्रारेड, इससे कम होता है माइक्रोवेव, उससे कम होता है रेडियो वेव। तो सबसे कम एनर्जी रेडियो वेव का,
तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेडियो वेव का। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी का जो ऑर्डर है इसका रिवर्स होता है वेवलेंथ का, मतलब वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर इस तरह से हो जाएगा, रेडियो वेव सबसे ज्यादा, फिर माइक्रो, फिर इंफ्रा, उसके बाद विबजियोर को भी उल्टा करना पड़ेगा। वायलेट का वेवलेंथ ज्यादा होता है, फिर इंडिगो, फिर पीआईबी, जीवाई, ओआर। रेड का सबसे कम होता है, नहीं नहीं कुछ गड़बड़ हो गया। रेड का तो 8000 एंगस्ट्रॉन होता है और वायलेट का 4000 एंगस्ट्रॉन होता है। तो विबजियोर में वायलेट का सबसे कम होता है, तो उल्टा तो करना पड़ता था। रुकिए एक मिनट, हाँ उल्टा होता था, मतलब वेवलेंथ के टर्म में विबजियोर इसी तरह से लिखाता था, लेकिन उस केस में ये वाला ऑर्डर रहता था, मतलब अरेंजमेंट इस तरह से होता था कि विबजियोर से ज्यादा वेवलेंथ होता है इंफ्रारेड, उससे ज्यादा वेवलेंथ होता है माइक्रो, उसके बाद रेडियो वेव। हम उल्टा कर रहे हैं, साइन जो है इधर इस तरफ से लिख रहे हैं, रेडियो वेव सबसे ज्यादा, फिर इंफ्रारेड, फिर विबजियोर। तो अब उल्टा कीजिएगा तो दो दो बार उल्टा हो गया, तो इसी तरह से रहेगा, बस साइन उल्टा हो जाएगा। रेड का सबसे ज्यादा वेवलेंथ, फिर ऑरेंज, फिर येलो, ग्रीन, ब्लू, और सबसे कम वायलेट का, और विजिबल रीजन से कम वेवलेंथ होगा अल्ट्रा वायलेट का, और इससे कम एक्सरे, इससे कम गामा, इससे कम कॉस्मिक। तो ये वाला ऑर्डर याद रखिए, ज्यादा सही रहेगा। आंसर आपका होगा रेडियो वेव, सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेडियो वेव का होता है। कोई भी एक ऑर्डर आप याद रख लीजिए, अगर एनर्जी के टर्म में रखिएगा तो वेवलेंथ वाला में रिवर्स कर देना है, ये ध्यान रखिए। जिसे हम यहाँ पे गलती कर रहे थे वो नहीं करना है, फिर रिवर्स कर दिए तो फिर यहाँ पे भी रिवर्स कर दिए, तो दो बार रिवर्स करने से गड़बड़ हो गया। एक बार रिवर्स करेंगे ना, जैसे रेड का वेवलेंथ ज्यादा होता है, तो ये जब डायरेक्शन रिवर्स किए तो ऑटोमेटिक इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में जिस तरफ इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखते हैं उस तरफ विबजियोर का डायरेक्शन रहता है वेवलेंथ के केस में। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर इस तरफ है तो विबजियोर इसी तरफ से तो लिखा हुआ है, जब आप इस तरह से लिख दीजिएगा तो ये एक्चुअली में उल्टा हो जाएगा। तो डायरेक्शन जब आप उल्टा कर दिए तब आपको इस तरह से नहीं लिखना है विबजियोर, नहीं तो आप पूरा इसी डायरेक्शन में इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ लिखिए, तब आपको डायरेक्शन को उल्टा करना पड़ेगा। तो इंफ्रारेड को भी इस तरफ लाना पड़ेगा, माइक्रोवेव को भी इस तरफ लाना पड़ेगा, रेडियो वेव को भी इस तरफ लाना पड़ेगा, कॉस्मिक, एक्सरे, गामा रे, अल्ट्रा वायलेट को इस तरफ लाना पड़ेगा कि अल्ट्रा वायलेट, उसके बाद एक्सरे, फिर कॉस्मिक, सॉरी गामा रे, उसके बाद सबसे कम वेवलेंथ कॉस्मिक रे का, क्योंकि सबसे ज्यादा एनर्जी कॉस्मिक रे का होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इवेंचुअली led to the conclusion that mass and energy are related. Electrons occupy space around the nucleus. Neutrons are buried deep in the nucleus. The point of impact with matter can be precisely determined. तो इसमें अगर आप देखिएगा तो फर्स्ट ऑप्शन भी सही है, मास एंड एनर्जी जो है एक दूसरे से रिलेटेड है, लेकिन ये रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से कंक्लूड नहीं होता है। ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, तो ये जो है रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से कंक्लूड होता है। जब गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट हुआ तो पता चला कि एटम के अंदर मोस्ट ऑफ द स्पेस जो है एटम के अंदर खाली रहता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है न्यूक्लियस में होता है और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रहता है। तो इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अराउंड रहता है, इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following set of quantum number represent an impossible arrangement? तो n, l, ml मतलब m एजीमुथल क्वांटम नंबर, ms मतलब स्पिन क्वांटम नंबर, तो कौन सा चार सेट है जो कि इम्पॉसिबल है? तो n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 3 के कोरस्पॉन्डिंग l का वैल्यू 0, 1, 2 हो सकता है, तो n इक्वल टू 3 के कोरस्पॉन्डिंग l का वैल्यू 2 हो सकता है, और l के कोरस्पॉन्डिंग m का वैल्यू -l से l तक हो सकता है इंक्लूडिंग 0, तो -2, -1, 0, 1, 2 कुछ भी हो सकता है, तो -2, तो ये भी पॉसिबल है। और स्पिन प्लस हाफ या माइनस हाफ, तो प्लस हाफ, प्लस हाफ, प्लस हाफ, माइनस हाफ, तो स्पिन तो ms जो है ये तो पॉसिबल है, रिजेक्ट इन्हीं तीनों में से किसी एक करस्पॉन्डिंग होगा। n इक्वल टू 4, तो n इक्वल टू 4 के करस्पॉन्डिंग l का वैल्यू 0, 1, 2, 3, 0 टू n-1 तक हो सकता है, इस केस में 0 है तो ये पॉसिबल है। और -l to l इंक्लूडिंग 0, तो 0 के करस्पॉन्डिंग m का
एक ही वैल्यू पॉसिबल होगा, जीरो, तो यहाँ जीरो है तो ये भी पॉसिबल है, और एम एस तो पॉसिबल सभी केस में होगा, प्लस हाफ या माइनस हाफ ही होता है। नेक्स्ट n इक्वल टू 3, तो 3 के करस्पॉन्डिंग l का वैल्यू 0, 1, 2 कुछ भी हो सकता है, यहाँ 2 है तो ये पॉसिबल है। इसके बाद m, तो 2 के करस्पॉन्डिंग m जो है -2 से लेके 2 तक वेरी करेगा, यहाँ -3 है तो ये नहीं होगा। m का वैल्यू -2, -1, 0, 1, 2 इसमें से ही कुछ हो सकता है, लेकिन यहाँ m का वैल्यू -3 है तो ये पॉसिबल अरेंजमेंट नहीं है, तो ये सेट ऑफ क्वांटम नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा। 3 और l का वैल्यू 2 मतलब d सब सेल, तो 3d के करस्पॉन्डिंग m का वैल्यू -3 नहीं होगा, तो आंसर C होगा। ऐसे भी अगर m का वैल्यू -3 हो जाता है तो -3 से लेके +3 तक वेरी करेगा, तो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, जो कि आपको पता है d सब सेल में 5 ही ऑर्बिटल होता है, तो यहाँ 7 ऑर्बिटल हो गया ना, 7 ऑर्बिटल f सब सेल में होगा, डी में नहीं होता है, तो l इक्वल टू 3 के करस्पॉन्डिंग ही -3 वैल्यू हो सकता है। ये चेक करना ही नहीं है, अगर यही वाला नहीं हुआ तो ये वाला तो पॉसिबल अरेंजमेंट ही होगा। n इक्वल टू 5 के करस्पॉन्डिंग l 0, 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है, यहाँ 3 है और 3 के करस्पॉन्डिंग m का वैल्यू -3 से लेके +3 तक कुछ भी हो सकता है इंक्लूडिंग 0, यहाँ पे 0 है तो ये तो पॉसिबल है। ऑप्शन सी वाला पॉसिबल नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ 2000 एंगस्ट्रॉन वेवलेंथ एंड रेडिएशन टू दैट ऑफ 4000 एंगस्ट्रॉन रेडिएशन इज। तो आपको वेवलेंथ पता है, इसका एनर्जी का रेशियो बताना है। तो एनर्जी ऑफ फोटोन होता है hc अपॉन लेमडा, लेमडा मीटर में होना चाहिए अगर hc अपॉन लेमडा फॉर्मूला लगा रहे हैं तो रेशियो निकालते हैं तो एनर्जी ऑफ फोटोन 1 अपॉन एनर्जी ऑफ फोटोन 2, तो ये आ जाएगा hc अपॉन 2000 और एनर्जी ऑफ फोटोन 2 hc अपॉन 4000। तो यहाँ तो एंगस्ट्रॉन में है तो एंगस्ट्रॉन को तो मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो रेशियो निकालने के लिए मीटर में कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं है, दोनों एंगस्ट्रॉन में है, दोनों को मीटर में कन्वर्ट कीजिएगा तो दोनों को 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये अपने आप कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप कन्वर्ट कीजिए या नहीं कीजिए, रेशियो में ऑटोमेटिक ये कन्वर्ट हो गया, hc से hc कैंसिल आउट हो जाएगा, 4000 ऊपर चला जाएगा तो 4000 अपॉन 2000 ये आएगा 2, तो रेशियो ऑफ एनर्जी होगा 2, ऑप्शन डी। नहीं तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाइए, एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल टू 1240 अपॉन लेमडा इन नैनोमीटर, या फिर 12400 अपॉन लेमडा इन एंगस्ट्रॉन। तो वेवलेंथ अगर एंगस्ट्रॉन में दिया हुआ है तो ये वाला फॉर्मूला लगता है एनर्जी ऑफ फोटोन फाइंड आउट करने के लिए। लेकिन इस केस में जो एनर्जी आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है, तो दोनों का एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही आएगा, तो रेशियो तो ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 12400 अपॉन 2000 डिवाइडेड बाय 12400 अपॉन 4000, तो 12400 तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा, तो 4000 अपॉन 2000 ही आएगा। या फिर इसको जो है नैनोमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, तो एक का वेवलेंथ है 200 नैनोमीटर, एक का वेवलेंथ है 400 नैनोमीटर, फाइनली वही आएगा 1240 कैंसिल आउट होगा, 200 400 तो 400 बाई 200 वही आएगा 4/2, 2 ऑप्शन डी। नेक्स्ट है द वेवलेंथ ऑफ ए स्पेक्ट्रल लाइन फॉर एन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इज इनवर्सली रिलेटेड टू। तो ये बोल रहा है कि अगर n1 से n2 कोई भी n1 से n2 ऑर्बिट में जब ट्रांजिशन होगा तो इस ट्रांजिशन के करस्पॉन्डिंग जो फोटोन इमिट होगा उस स्पेक्ट्रल लाइन का वेवलेंथ किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो आपको पता है कि जो फोटोन इमिट होगा उस फोटोन का एनर्जी जो है एनर्जी डिफरेंस के इक्वल होगा, मतलब n1 और n2 ऑर्बिट के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है उसके इक्वल फोटोन का एनर्जी रहेगा। और एनर्जी ऑफ फोटोन आपको पता है hc अपॉन लेमडा, तो hc अपॉन लेमडा इक्वल टू डेल्टा ई, तो लेमडा इक्वल टू hc अपॉन डेल्टा ई। तो वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा n1 और n2 के बीच में जितना एनर्जी डिफरेंस होगा उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज्यादा एनर्जी डिफरेंस होगा इन दोनों ऑर्बिट के बीच में उतना कम वेवलेंथ आएगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसलिए।
जितना कम एनर्जी डिफरेंस रहेगा उतना ज़्यादा वेवलेंथ का फोटोन इमिट होगा। इज इन्वर्सली रिलेटेड टू न्यूक्लियर चार्ज डिफरेंस इन एनर्जी ऑफ द एनर्जी लेवल इन्वॉल्व इन द ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन में जो एनर्जी लेवल इन्वॉल्व है उसमें कितना एनर्जी का डिफरेंस है, इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन 18, द ऑर्बिटल डायग्राम इन विच अबव प्रिंसिपल इज वायोलेटेड इज। ऑप्शन ए बी सी डी। इसमें आपको बताना है कि अबव प्रिंसिपल किसमें वायोलेट हुआ है। तो अबव प्रिंसिपल बोलता है कि सबसे पहले लोवेस्ट एनर्जी वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल होगा। तो 2s और 2p इसमें इलेक्ट्रॉन फिलअप दिखाया हुआ है। तो n प्लस एल 2 प्लस 0 2, n प्लस एल 2 प्लस 1 3। तो 2s का एनर्जी कम होता है 2p से, मतलब पहले इलेक्ट्रॉन 2s में फिलअप होगा फिर 2p में। ऑप्शन ए 2s फुल हो गया तो 2p में स्टार्ट हुआ, ये भी गलत ही है, लेकिन ये अबव प्रिंसिपल को वायोलेट नहीं कर रहा। गलत तो है, ये सिंगली ऑक्यूपाई होगा, लेकिन ये अबव प्रिंसिपल नहीं, हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी को वायोलेट कर रहा है। तो हमको इससे मतलब ही नहीं है। अबव प्रिंसिपल जहाँ पे वायोलेट हो रहा है वो देखना। यहाँ देखिए 2s में फिलअप नहीं हुआ है, ये अभी खाली ही है, और 2p में इलेक्ट्रॉन फिलअप हो गया है। तो ये अबव प्रिंसिपल को वायोलेट कर रहा है। पहले इलेक्ट्रॉन लोवेस्ट एनर्जी वाले ऑर्बिटल में फिलअप होता है, उसके बाद उसके हायर वाले में फिलअप होगा। तो 2s ही फिलअप नहीं हुआ है तो 2p में इलेक्ट्रॉन कैसे फिलअप होने लग गया। तो ये अबव प्रिंसिपल को वायोलेट कर रहा है। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। इस केस में देखिए 2s पहले फिलअप हो गया तब जाके 2p में फिलअप हो रहा है। सिमिलरली 2s पहले फिलअप हो गया तब 2p में फिलअप हो रहा है। यहाँ पे ऑप्शन बी में अबव रूल वायोलेट हो रहा है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान नहीं दीजिएगा तो ऑप्शन ए मार दीजिएगा। जल्दी जल्दी में देखिएगा कि ये तो फिलिंग का तरीका नहीं है, पहले सिंगली ऑक्यूपाई होगा यहाँ, तो ये गलत कर दिया है। तो ऑप्शन ए मार दीजिएगा, लेकिन हमको इससे मतलब ही नहीं है। अबव प्रिंसिपल किसमें वायोलेट हो रहा है ये हमको बताना है, ये नहीं बताना है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किस केस में गलत है। यहाँ पे इस तरह से नहीं होना चाहिए। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भले गलत है, लेकिन अबव प्रिंसिपल यहाँ वायोलेट नहीं हो रहा है। पहले 2s में इलेक्ट्रॉन फिलअप हो गया, उसके बाद 2p में हो रहा है। अब ये सिंगली ऑक्यूपाई पहले होना चाहिए, सेम एनर्जी वाला ऑर्बिटल सिंगली ऑक्यूपाई होता है, उसके बाद पेयरिंग होना चाहिए। ये हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी के अकॉर्डिंग होता है, ना कि अबव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। तो ये वाला गलत तो है लेकिन आंसर नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट है द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज। इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। मोल कॉन्सेप्ट के टाइम बता चुके हैं कि पूरे पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन ही सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p6। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 2s2 2p6, मतलब ns2 np सॉरी 2p5 होता है। 2p6 तो नियॉन का हो जाएगा, इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन 2p5 ns2 np5 ns2 np5 ऑप्शन सी ये वाला करेक्ट है। एक्चुअली में जब आप हेलोजन फैमिली पढ़िएगा तो देखिएगा कि हेलोजन फैमिली का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ns2 np5 होता है, और हेलोजन फैमिली वाला एलिमेंट ही मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के अंदर आता है, क्योंकि हेलोजन फैमिली के बाद नोबेल गैस आता है। तो कोई भी एटम नोबेल गैस कन्फिग्रेशन अटेंड करना चाहता है, तो ये नोबेल गैस से एक ही इलेक्ट्रॉन कम रहता है हेलोजन फैमिली में, तो ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी रखता है ताकि ये भी स्टेबल हो जाए। तो इसलिए यही आपका मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का फैमिली रहता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये सब। तो इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ns2 np5। तो ये एक्चुअली में हेलोजन फैमिली का ही बात कर रहा है। ऐसे n आपका फ्लोरीन के लिए 2s2 2p5 होगा, क्लोरीन रहता है तो 3s2 3p5, ब्रोमीन के लिए 4s2 4p5, इस तरह से। मतलब
4s और 4p, n का वैल्यू सेम ही रहेगा आउटर मोस्ट के लिए। ऐसे भी सारे ऑप्शन में ns और np ही है, बस चेक करना था कि p में 3 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है या 6 इलेक्ट्रॉन है। तो हेलोजन फैमिली होता है, इसलिए 5 इलेक्ट्रॉन रहेगा p ऑर्बिटल में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 12, द करेक्ट ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम एटम इज। क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24। तो इसका होना तो चाहिए आर्गन 4s2 3d4, लेकिन ये एक्सेप्शन होता है 24 और 29। इसका होता है 4s1 और 3d5। तो 3d5 4s1, ऑप्शन ए ही करेक्ट है। 4s2 3d4, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये गलत है। अब जो है अगले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 21 से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।